नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। एक काम हम लोग रिवर्स करने वाले हैं, ठीक है। ये एकदम सेम क्वेश्चन है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन। अब देखो, इस क्वेश्चन में ना बेस थ्योरम इज नथिंग, टोटल प्रोबेबिलिटी का रीजन खोजा जाता है बेस थ्योरम में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अपने पास बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। पहले लिखा हुआ था कि हमारे पास एक बैग है 1 और दूसरा बैग है 2। तो आपके पास दो बैग थे। बैग 1 में समथिंग रेड बॉल से और ब्लैक कलर के बॉल से, बैग 2 में भी दिया हुआ था। आगे स्टेटमेंट बोलता है 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग, पता नहीं कौन सा बैग था वो, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड बॉल। मेन इवेंट क्या था हमारे लिए? रेड बॉल, ये था। तो हम लोग रेड बॉल को सपोज मेन इवेंट मानते थे, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। फिर यहां पे हम लोग क्या लिखते थे? पी आर, ये निकालना होता था हम लोगों को। ये था कौन सा थ्योरम? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब देखो, बेस थ्योरम में क्या होगा, यही क्वेश्चन रहेगा, बस एक चीज इसमें से बदल जाएगा। वो क्या बदलेगा? यहां से इस वर्ड को बस मिटा दिया जाएगा। क्वेश्चन में बस इतना सा चेंज होगा और यहां पे लिखेगा 1 बॉल वॉज ड्रॉन फ्रॉम एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैंक एंड इट वॉज फाउंड टू बी ऑफ रेड कलर। इट वॉज फाउंड टू बी ऑफ रेड कलर। वही सेम क्वेश्चन में बस इतना सा चेंज कर दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन वही है, बस ये चीज हटा के फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, उसको हटा के बोल दिया गया कि आपने जो बॉल निकाला वो कौन से कलर का है? रेड कलर का है। अब आपसे पूछेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि रेड बॉल इज फ्रॉम बैग 1 या फिर बैग 2। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। सेम क्वेश्चन है टोटल प्रोबेबिलिटी का। एक बैग था, दूसरा बैग था, दोनों में रेड और ग्रीन कलर के बॉल से। आपने एक बॉल निकाला है एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग। कौन सा बैग से निकाला है वो अपने को नहीं पता। और जो वो बॉल निकला है, इट वाज फाउंड टू बी ऑफ विच कलर? ऑफ रेड कलर। आपसे पूछेगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो रेड बॉल था, वो रेड बॉल कौन से बैग से निकला होगा? बैग 1 से। आपको ये बताना है। और ये क्वेश्चन है बेस थ्योरम का। तो एकदम सेम काम करेंगे जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था। क्या बनाते थे हम लोग? डायग्राम बनाते थे। वही सेम काम अभी भी करोगे, ठीक है। तो हमने मेन इवेंट क्या लिया कि हमें रेड बॉल मिला था, जिसका प्रोबेबिलिटी पूछा गया है कि फाइंड द रेड बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि रेड बॉल बैग 1 में था। तो आप मेन इवेंट अभी भी सेम ही मानोगे। मेन इवेंट क्या मानोगे? सेम। तो हमने क्या माना था? आर, लेट आर बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल। कितने बैग थे हमारे पास? 2 बैग थे। एक बैग को डिनोट क्या चीज से किया था हम लोगों ने? E1 से। और दूसरे वाले बैग को क्या चीज से डिनोट किया था? E2 से। ध्यान से देखो क्या पूछेगा। अगेन आपको सेम काम करना है, पूरा डायग्राम टोटल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही बनाओगे। सेम डायग्राम बनेगा टोटल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। मेन इवेंट अभी भी रेड बॉल ही है। अब इस दोनों को आप कनेक्ट करो, कर दिया यहां पे कनेक्ट। उसके बाद हम लोगों को प्रोबेबिलिटीज का डेटा निकालना होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बैग नंबर 1 क्या होता था? क्या होगा इसका वैल्यू? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 ये क्या होगा? ठीक है। अब आपने रेड बॉल निकाला और रेड बॉल गिवन दैट वो रेड बॉल कहां से आया होगा? बैग नंबर 1 से। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी R/E1 का क्या आंसर आएगा? 3/। टोटल रेड बॉल कितने थे? 3, टोटल 7। तो ये आ गया। वही सेम आंसर बना रहे हैं जो लास्ट क्लास में बनाया था। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग 2 क्या आएगा? 5/11। तो बेटा ये सेम चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी किया है, कुछ डिफरेंट नहीं किया। अब देखो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन में आपको पूछा है ये कि आपको ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, क्या आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है? नहीं। बॉल निकला, वो कौन से कलर का निकला? रेड कलर का। तो ये आपसे पूछा ही नहीं है इस बार, लेकिन डायग्राम वही बनेगा, ठीक है। आपसे क्या पूछा है कि ये जो रेड कलर का बॉल निकला है, इसका वजह या रीजन क्या है? तो इस बार आपसे पूछ रहा है द कॉज ऑफ दिस इवेंट या फिर द रीजन ऑफ दिस इवेंट। कि आपका रेड कलर का बॉल निकल चुका है, वो किसके वजह से आया है? बैग 1 के वजह से आया है
वो वाला रेड बॉल कि वो वाला रेड बॉल बैग 2 की वजह से, आपको वजह बताना है और उसका प्रोबेबिलिटी बताना है। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए थे। अब ये रेड बॉल निकला है, वो कहां से आया होगा? या तो वो रेड बॉल बैग 1 से आया होगा, या तो रेड बॉल बैग 2 से आया होगा। तो अपने को ये बताना है कि वो आया है बैग 1 से, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन ये है इस बार। सेम डायग्राम बनेगा, हम लोग इसका रीजन जानना चाहते हैं इस बार कि जो रेड आया है उसका क्या प्रोबेबिलिटी कि बैग 1 से आया है। बेटा एकदम सेम काम करेंगे, हम लोगों ने टोटल प्रोबेबिलिटी निकाला था ना लास्ट क्लास में, याद है हम लोगों को टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? तो अब इस बार क्या लिखोगे? बाय बेस थ्योरम। हम लास्ट टाइम हम लोग लिख रहे थे बाय टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम या लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इस बार लिखोगे बाय बेस थ्योरम। और उसके बाद 16 क्वेश्चन है गाइज हम लोगों के पास, और अगर आप सेम टू सेम काम करोगे, डायग्राम बना लोगे, तो बेस ये जो लास्ट एक्सरसाइज है वो पहले से खत्म हो गया। अब आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, बताओ प्रोबेबिलिटी कि रेड बॉल कौन से बैग से था? कहां से था? बैग 1 से। तो आपसे पूछ रहा है कि आपका जो बॉल निकला वो कौन से कलर का बॉल है? रेड कलर का। ये तो अपने को पता है पहले से। तो इस बार आर नीचे है, आपसे क्या पूछ रहा है कि वो कौन से बैग से निकला है? बैग 1 से। तो E1 ऊपर आ गया। ठीक है, अब इसमें करना क्या, इसका वैल्यू निकालना बहुत आसान है। टोटल प्रोबेबिलिटी निकाले थे ना लोग लास्ट क्लास में। क्या वैल्यू लिखोगे? यहां पे लिखेंगे PE1 मल्टीप्लाइड बाई PR बाई E1, फिर प्लस E2 PR बाई E2। तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी का केस था पूरा का पूरा चीज डिनोमिनेटर में लिख देना। ठीक है, अब जो रीजन मांगा है, क्या मांगा है? बैग 1 का मांगा है कि बैग 2 का मांगा है? बैग 1 का मांगा है, तो इसका और इसका प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके हम लोग को न्यूमरेटर में लिखना है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी इसका क्या है? PE1, उसको मल्टीप्लाई करोगे सेम एरो के साथ में, प्रोबेबिलिटी ऑफ R बाई E1। अब हम लोग इसका वैल्यू जैसे निकालेंगे तो हम लोग को क्या प्रोबेबिलिटी मिलेगा कि जो रेड बॉल आया था वो कौन से बैग से आया था? बैग नंबर 1 से। ठीक है, तो इसको तो सॉल्व हम लोग कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता कि बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो जो रेड कलर का बॉल आया वो बैग 2 से आया था, तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ये किसका आंसर निकाल रहे हो कि रेड बॉल आया तो कौन से बैग से? 1 से। अब इस बार आपसे पूछ रहा है कि जो आपका रेड कलर का बॉल आया है वो कौन से बैग से आया? बैग 2 से। तो क्या निकालने बोला आपको? प्रोबेबिलिटी। रेड बॉल तो आ चुका है, कौन से बैग से आया है इस बार? E2 बाई R। तो इस बार आपसे बोला है बैग 2 का केस है, मतलब ये। अगेन यहां पे डिवाइड करोगे, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होगा बेटा वो तो सेम रहेगा, यही चीज टोटल प्रोबेबिलिटी का तो सेम कॉपी पेस्ट करके यहां लिख देंगे। ठीक, ऊपर में क्या लिखोगे इस बार? ये वाला केस पूछा है इस बार, तो इस वाला एरो को पकड़ते हैं, PE2 मल्टीप्लाइड बाई PR। तो इसके आंसर में लिखोगे PE2 मल्टीप्लाइड बाई R बाई E2, बाकी टोटल प्रोबेबिलिटी का केस, ये वाला चीज सेम टू सेम डिनोमिनेटर में डालना है। आसान है। तो अगर अपने को डायग्राम बनाने आ चुका है, हम लोग अगर टोटल प्रोबेबिलिटी को समझते हैं, बेस थ्योरम हमारे लिए बहुत आसान है। 16 क्वेश्चन है इसमें, 16 का 16 क्वेश्चन आसानी से बना दोगे। स्टार्ट करें। बैग 1 कंटेन्स, अच्छा सेम क्वेश्चन है क्या? अरे आई टुक दैट क्वेश्चन फ्रॉम कोर मैथमेटिक्स, चलो कोई बात नहीं। तो बैग 1 में है 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, while another bag contains 5 red and 6 black ball. One ball is drawn at random from one of the bag and it is found to be of red color. Find the probability that it was drawn from bag 2. निकाल लोगे? सेम टू सेम चीज है। मेन इवेंट क्या लिखोगे? ठीक है, तो सबसे पहले इवेंट लिखेंगे R, that ball drawn is of red color। चलो, तो PR लिख लिया आपने, PR यहां पे आ जाएगा। अब कितने बैग है हमारे पास? 2। तो सब इवेंट्स कितना बनेगा? 2। कौन कौन सा? एक E1 है बैग 1 को चूज करने का, और दूसरा है E2 बैग 2 को चूज करने का प्रोबेबिलिटी। चलो यहां पे लिख लो E1, नाउ
प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बैग 1 कितना हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2। आ जाओ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। आपने चूज किया है मेन इवेंट आर है डिवाइडेड बाई E1, क्या आएगा बैग 1 में कितना रेड बॉल्स है 3, 3/, नंबर भी सेम टू सेम है क्या, अरे दिस इज 5/11। तो आपसे इस बार टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता तो आपसे ये पूछता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड बॉल। इस बार क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। तो बेस थ्योरम लगेगा यहाँ पे। जब भी आपसे रीजन पूछेगा क्वेश्चन को, जब आप लोग दोनों टॉपिक पढ़ लोगे, टोटल भी पढ़ लोगे और बेस भी पढ़ लोगे, तो सबसे पहले आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का है कि बेस थ्योरम का है। तो वो पता कैसे चलेगा, जो भी मेन इवेंट है उसका अगर रीजन पूछा जाए, जैसे यहाँ पे रीजन पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फ्रॉम बैग 2, तो अगर इसका वजह पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन किसका होना चाहिए, बेस का। उसी का प्रोबेबिलिटी पूछ देगा तो किसका क्वेश्चन होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी। क्लियर है, बस बाय बेस थ्योरम लिखोगे, बाकी तो सेम टू सेम है। तो हम लोग इसको चलते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। परसेंट मेन, 5% मेन एंड, बाप रे इतना कम, देख तो क्या बोल रहा है 5% एंड 0.25% ऑफ मेन हैव ग्रे हेयर्स। ठीक है, अ ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग अ मेल, assume that there are equal number of male and female। क्वेश्चन समझ अजीब सा लगा सुनने पढ़ने में, देखो क्वेश्चन को समझो। कितने कितने सब इवेंट्स के बारे में बात किया गया है, मेल और फीमेल। बोल रहा है मेल में 5% चांस है कि वो क्या होंगे, ग्रे हेयर्ड होंगे। फीमेल में कितना प्रतिशत चांस है, वो 0.25% वो ग्रे हेयर्ड होंगे। ठीक, अब बोल रहा है कि आपने एक बंदा को सिलेक्ट किया है। अगर क्वेश्चन ये होता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ही और शी इज अ ग्रे हेयर्ड पर्सन, तो वो क्वेश्चन होता टोटल प्रोबेबिलिटी का। तो सपोज करो यहां पर और प्रोबेबिलिटी बीइंग अ मेल, चलो हम लोग इवेंट लेते ए, कि आपने बहुत सारे लोगों में से एक जन को चूज किया है एंड दैट पर्सन इज ग्रे हेयर्ड, ये हमारा मेन इवेंट है। तो यहां पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्या हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रे हेयर्ड पर्सन। आप लोग गे हेड बोल दिए, कट कर देना भाई तो बहुत सारे लोग थे, मेरे को भी हंसी आता है, रुक जा। तो बहुत सारे लोग थे, उसमें से आपने एक जन चूज किया, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो ग्रे हेयर्ड पर्सन होगा। अगर ये क्वेश्चन होता तो वो किसका क्वेश्चन है, टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन क्या वो पूछा है, नहीं। अब चलो आते हैं, सब इवेंट्स कितने होंगे यहाँ पे, या तो मेल होगा, बहुत सारे लोगों में से एक जन को चूज करोगे तो क्या होगा, या तो मेल या तो फीमेल। इवेंट E1 को डिफाइन करते हैं, पर्सन इज मेल। E2 क्या हो जाएगा, चलो यहां पे लिख लेते हैं E1, दिस इज E2। बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ PE1, टोटल कितने मेल और फीमेल, इसका कोई भी नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया हुआ है, अज्यूमिंग दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। तो अगर आप चूज करने जाओगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल क्या होगा, 1/2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फीमेल वो क्या होगा, वो भी 1/2। चलो ये पार्ट तो लिख लिया। अब आते कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन इवेंट क्या है अभी भी, ए डिवाइडेड बाय E1। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है कि आपने एक बंदा को चूज किया है और वो बंदा क्या निकला, ग्रे हेड है और वो मेल है। कहां पे दिया हुआ इसका वैल्यू, 5% दिया हुआ है यहाँ पे। ये क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी आपने एक जन को खोजा है, वो मेल है, वो तो पहले से पता हो, ग्रे हेड भी निकला, तो नंबर क्या है उसका 5%। तो यहां पे लिख दो 5%, 5/100। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन इवेंट डिवाइडेड बाई सब इवेंट E2। तो आपने एक जन को खोजा, वो फीमेल तो है और वो ग्रे हेयर्ड निकलेगी, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.25%। ठीक है, अभी कैंसिल मत करना, आगे हेल्प मिलेगा। बना लिया आप लोगों ने फिगर। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपने जिसको चूज किया वो ग्रे हेड तो निकला, ये तो निकला, वजह पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज बीइंग अ मेल। तो आपसे कौन सा एरो के बारे में डिटेल मांगा है, ये वाला, इसके बारे में पूछा है। तो बेस थ्योरम है, अपने को इसका आंसर नहीं मांगा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो ग्रे हेड है।
ग्रे हेड तो है, वो मेल होगा, उल्टा जाओ तो रीजन पता चल गया। चलो बेस थ्योरम लगा दो जल्दी से। बाय बेस थ्योरम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे यहां पे ये बताओ, E1 बाई ए। इसमें गलती मत कर देना भाई, गलती से भी उल्टा मत लिख देना। अच्छा एक बात ध्यान रखो कि बेस थ्योरम का जब आंसर यहां लिख रहे हो तो जो भी आप एरो चूज करोगे उसका उल्टा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहां लिखाता है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, ए बाई E1। अगर उसके बारे में पूछा तो यहां पे तो पक्का उसका उल्टा ही लिखना है। ए बाई E1 गलती से भी लिख दिया तो आंसर गलत है, फिर ध्यान रखना इस बात का। चलो टोटल प्रोबेबिलिटी सबसे पहले नीचे में डालो, पी E1 ए बाई E1। अब कौन से एरो के बारे में पूछा गया, ऊपर वाले के नीचे वाले के लिए? ठीक है, तो ऊपर वाला के केस को लिख दो यहां पे, पी E1 वैल्यूज क्या था उसका 1/2 इंटू पी ए का क्या था 5%। क्या 20 निकाल लिया तुम लोग, 20/21। ठीक है, आसान है। इट इज नोन दैट 60% स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज रिसाइड इन हॉस्टल। ठीक है, तो एक कॉलेज है उसमें 60% लोग हॉस्टल में रहते हैं, वाइल रिमेनिंग 40% आर डे स्कॉलर। डे स्कॉलर पता है क्या होता है, जैसे हम लोग हैं, कोई स्कूल में कोई बच्चा अगर हॉस्टल में रह रहा है तो ठीक है, और अपने घर में रह रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, डे स्कॉलर। ठीक है, क्या लगता है किसका मार्क्स ज्यादा अच्छा आएगा, जो हॉस्टल में रह रहा है उसका कि जो अपने घर में रह रहा है उसका? जो जो घर में रह रहा है। अच्छा, किसी का नहीं, सब मनुष्य है जो पढ़ेगा। वाह, ताली बजाओ उसके लिए। आगे देखो बेटा, 30% ऑफ द स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। तो जो लोग हॉस्टल में रह रहे हैं उसमें से 30% लोगों को क्या आया है, ए ग्रेड आया है। एंड 20% ऑफ द डे स्कॉलर, जो लोग घर में रह रहे हैं, उनको कितना ए ग्रेड आया है। आगे, वन रैंडमली चूजन स्टूडेंट हैज ए ग्रेड, तो आपने बहुत सारे बच्चों में से किसी एक बच्चे को चूज किया, ठीक है, और उसका क्या है, उसका ग्रेड है ए। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही लिव्स इन द हॉस्टल? क्या ऐसा लाइन है जो इसको बाइफरकेट कर रहा है टोटल प्रोबेबिलिटी से बेस थ्योरम में, वो लाइन बताओ, लास्ट वाला। क्या क्वेश्चन होना चाहिए था जो इसको टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनाता, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि बच्चा को ए ग्रेड आया है, अगर ये क्वेश्चन होता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूजन स्टूडेंट हैज गॉट ग्रेड ए, अगर ये क्वेश्चन होता तो ये क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता। ठीक है, लेकिन यहां पे पूछा ए ग्रेड तो आया है, अब ये बता लगाओ कि क्या प्रोबेबिलिटी वो कहां रहता होगा, हॉस्टल में, अपने घर में नहीं रहता होगा। तो मेन इवेंट होगा हमारा ग्रेड ए लाने का, तो स्टूडेंट हैज ए ग्रेड, ये हमारा मेन इवेंट हो गया। तो अगर यहां पे लिख देंगे सबसे पहले जो अपने को मेन इवेंट दिया हुआ है। अब यहां पे दो केस है, या तो बच्चा कहां रहता होगा, हॉस्टल में, या तो बच्चा कहां रहता होगा, घर पे। तो इवेंट E1 को डिफाइन करोगे, स्टूडेंट लिव्स इन हॉस्टल, और E2 क्या डिफाइन होगा, स्टूडेंट लिव्स इन डे स्कॉलर। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे इवेंट E1 आ गया और यहां पे इवेंट आ गया E2। कनेक्ट करते हैं अब इसको। चलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपने कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया है और उनमें से वो E1 वाले निकले, मतलब हॉस्टल में रहने वाले निकले। क्वेश्चन में कितना परसेंट है, 60% लोग। टोटल में से कितने लोग हॉस्टल में रहते हैं, 60% लोग। कितने परसेंट लोग डे स्कॉलर में रहते हैं, बाकी रिमेनिंग 40%। 60% हॉस्टल में, तो 40% कहां रहता होगा, घर पे। चलो, ये वाला पार्ट तो हम लोगों ने निकाल लिया।
अब आते हैं इसके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। मेन इवेंट क्या है हमारे लिए? मेन इवेंट क्या है क्वेश्चन में? ए डिवाइडेड बाई E1, यहां पे आएगा ए डिवाइडेड बाई E2। अब समझो इसको, ये क्या बोल रहा है? ए बाई E1 का मतलब क्या होगा कि आपने किसी को चूज किया है, वो बच्चा रहता तो हॉस्टल में है लेकिन उसको क्या आया? ग्रेड ए आया है। गिवन क्या है? आपने जिसको चूज किया वो कहां रहता है? गिवन प्रोबेबिलिटी वो हॉस्टल में रहता है और उसको क्या है? ग्रेड आया। कितना परसेंट ऐसा है? 30% ऑफ द स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहते हैं उसको ए ग्रेड आता है। तो चलो इसका वैल्यू आ गया अपने पास 30%। आपने किसी को चूज किया है, वो रहता है डे स्कॉलर में और उसको मार्क्स आया है ग्रेड ए। कितना परसेंट है वैसा लोग? 20%। तो यहां पे आप लिखेंगे क्या? 20%। पूरा डायग्राम हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट। डायग्राम कंप्लीट होने के बाद अपने को क्वेश्चन में इसका वैल्यू नहीं पूछा है, इसका वैल्यू नहीं पूछा है। क्या पूछा है? ग्रेड ए तो आया लेकिन वो कहां रहता होगा? हॉस्टल में। तो फर्स्ट वाले एरो के बारे में पूछ रहा है, बेस थ्योरम है, इसका वजह पूछा आपसे। तो चलो बेस थ्योरम लगा दो। हॉस्टल हॉस्टल। चलो तो यूजिंग बेस थ्योरम लिख देना आप लोग। यूजिंग बेस थ्योरम आपसे पूछा गया है, बच्चा को ए ग्रेड आया है और वो हॉस्टल में रहता है, आपसे ये पूछा है। ठीक है, इस वाले एरो के बारे में बात कर रहा है। जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहां है उसका ठीक उल्टा यहां लिखना। गलती से भी अगर ये आंसर में आपसे गलती होगा, आप यहां पे भी लिखोगे ए बाई E1, ये गलती नहीं करना है। ठीक है, चलो डिवाइड करो टोटल प्रोबेबिलिटी। कौन सा एरो के बारे में पूछा गया? ऊपर वाला कि नीचे वाला? हॉस्टल के बारे में पूछा गया है। E1 था ना? चलो यहां पे लिखो ऊपर वाले एरो के बारे में क्या वैल्यूज आ रहा है। ऊपर में 60, दिस इज 30। 9 बाई, मैच कर लिया, आंसर सही है। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे, इसका यहां पे शॉर्टकट लगाना अपने को, दिमाग लगा के। इसको पूरा पूरा सॉल्व तो करना ही नहीं है। कैसे शॉर्टकट लगाओगे बेटा? एक बार ध्यान से देखो सब लोग, इसमें शॉर्टकट कैसे लगाओगे? ऊपर में दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? 10,000। डिनोमिनेटर्स की बात करें 100 इंटू 100, यहां पे भी 100 इंटू 100 सेम है, यहां भी 100 इंटू 100 सेम है। क्या यहां से हम लोग 10,000 को कॉमन ले सकते थे? तो अगर कॉमन लोगे तो यहां पे भी ये वाला ये वाला ये वाला सब कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर में क्या बचा? 60 इंटू 30, यहां पे भी 60 इंटू 30। अब देखो यहां पे अगर यहां से जीरोस हटाना चाहो यहां से भी हटा सकते हो, लेकिन चलो एक बार आप सॉल्व कर लो अभी। 6 18 100 डिवाइडेड बाई 1800 प्लस 800, कितना आ गया वैल्यू? 18/26, दैट इज 9/13। ठीक है, आसान लग रहा है बेस थ्योरम? ये इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि आप लोगों को अच्छा से टोटल प्रोबेबिलिटी समझ में आता है। A factory has two machine, एक फैक्ट्री में दो मशीन है, मशीन ए और मशीन बी। Past records show that machine A produced 60% of the item total output and machine B produced 40%। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्शन मिल गया अपने को। तो आगे आते हैं फर्दर। 2% of the item produced by machine A and 1% of the item produced by machine B found to be defective। ठीक, डेटा मिल गया। अब क्या बोल रहा है कि जितना भी सामान हमने बनाया, ऑल आइटम, जितना भी माल बना होगा फैक्ट्री में, उसको आप एक जगह पे स्टॉक पाइल करके रख देते हैं, एक जगह रख लेते हैं और उसमें से एक आइटम को रैंडमली निकालते हैं। अगर ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो आपसे ये पूछेगा कि जो आपने वो निकाला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो डिफेक्टिव होगा। ये किसका क्वेश्चन होता? टोटल प्रोबेबिलिटी का। लेकिन क्या वैसा पूछ रहा है यहाँ पे? नहीं, ये बोल रहा है आपने निकाला एंड इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। क्लियर है? डिफरेंशिएट कर पा रहे हो टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन और इसमें? अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। वजह पूछ रहा है ना उसका, डिफेक्टिव तो निकला, उसका वजह बताओ, वो बी से आया, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है? तो सबसे मेन इवेंट क्या लिखेंगे हम लोग? डी मान लेते मेन, कि प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव। बना लोगे अपने से?
चलो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा हमारा मेन इवेंट है डिफेक्टिव होने का। अब उसका वजह खोजना है, तो दो मशीन हमारे पास, इवेंट ए ऑफ प्रोड्यूस बाय मशीन ए, इवेंट बी होगा हमारे पास प्रोड्यूस बाय मशीन बी। ठीक है, इवेंट डिफाइन, मेन इवेंट कौन सा है, डी। तो एरो डायग्राम किसका बनाओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव आइटम। क्या ये पूछा आपने से, नहीं ये नहीं पूछा इस बार। आ जाओ निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन बी। बताओ भाई टोटल में से कितना आउटपुट मशीन ए से बनता है, 60%। तो यहां इसका प्रोबेबिलिटी आ गया 60%। टोटल का कितना आउटपुट इससे बनता है, चलो 40% इधर से। आ जाओ इनको ज्वाइन करो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन इवेंट डी डिवाइडेड बाय मशीन ए का। बताओ डिफेक्टिव है और वो मशीन ए का है, मशीन ए कितना परसेंट बना रहा है, मशीन ए 2% है। चलो 2% आया इसका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सेकेंड एरो पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी मेन इवेंट डी डिवाइडेड बाय ये वाला मशीन से बन रहा है तो बी, दैट इज 1%। सारा डेटा हम लोगों ने डाल दिया। मयूर ये समझ में आ रहा है एरो डायग्राम? अगर नहीं आ रहा है गाइस, अलग से वीडियो बनाया मैंने, वो फ्रेम खराब हो गया था, उस वीडियो को जाके वापस देखो। ये वीडियो से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका पिछले वाला वीडियो है। अगर वो समझ में आता है ये तुमको बहुत आसान लगेगा। कितने लोगों को लास्ट वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया था, हो गया था? तो ये आसान लग रहा है, कंपैरेटिवली इजी लग रहा है। लास्ट वाला वीडियो जाके पूरा देखो। ठीक है, बस अब आंसर खत्म है यार, अब तो कुछ निकाल। क्या पूछा है, मशीन बी का पूछा है ना, इसके बारे में पूछ रहा है, तो ये वाला लाइन को कंसीडर करना है। चलो बाई बेस थ्योरम अपने से मांगा गया है, नीचे वाले के बारे में पूछा है, इसका ठीक उल्टा लिख दो, बी बाई डी टोटल प्रोबेबिलिटी। क्योंकि ये नीचे वाले के बारे में पूछा है तो यहां पे लिखेंगे न्यूमरेटर में नीचे वाला लेंगे। पी बी 40, 60 और 2। चलो यहां पे कैंसिल आउट करके देखो तो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 100 इंटू 100 ऊपर भी है, यहां भी 100 इंटू 100 है, यहां भी 100 इंटू 100 है, सबको कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, ऊपर में क्या बचा 40, नीचे में क्या बच रहा है 60 इंटू 2 120, 120 में ऐड करोगे 40, 160, तो क्या आ गया 1/4। ठीक है, आंसर मैच कर रहा है। हैविंग 60% बॉयज, तो गर्ल्स कितने परसेंट है, एक क्लास है उसमें 60% बॉयज है तो गर्ल्स कितने होंगे 40%। बोल रहा है 5% ऑफ द बॉयज एंड 10% ऑफ द गर्ल्स, अरे बाप रे, हैव एन IQ मोर देन 150। देख रहे हो, वेरी गुड। तो एक क्लास में 60% बॉयज हैं टोटल के और 40% गर्ल्स है, उसमें बोल रहा है 5% बॉयज का IQ ज्यादा है 150 से और 10% गर्ल्स का IQ ज्यादा है 150 से। अब इसमें से आप एक बच्चा सेलेक्ट करते हो और उसको पाया जाता है उसका IQ क्या है, ग्रेटर मोर देन 150 है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो बच्चा आपने सेलेक्ट किया था वो बच्चा क्या निकले, बॉय। अगर इस क्वेश्चन को आपको बनाना है टोटल प्रोबेबिलिटी का तो क्या लिखते हैं क्वेश्चन में, वन स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एंड रैंडम, फिर क्या बोलते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट हैव एन IQ मोर देन 150। तब ये क्वेश्चन किसका होता, टोटल प्रोबेबिलिटी। चलो तो मेन इवेंट है हमारा IQ ज्यादा होने का, तो ले लेते हैं मेन इवेंट को ए मान लेते हैं। लिखो ए स्टूडेंट हैज IQ मोर देन 150। फिर ले लेते हैं बी स्टूडेंट इज अ बॉय एंड जी स्टूडेंट इज गर्ल।
सब इवेंट से तुम चाहो तो इसको E1 लो, E2 लो, नाम रखना तुम्हारे ऊपर है, जो नाम रखना चाहते हो वो नाम रखो। मेन इवेंट किसको लिया हमने आस्था, इसको। तो सबसे पहले डायग्राम के हिसाब से यहां पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्या ये निकालना है हमको, क्या ये निकालना है? नहीं, ये नहीं निकालना है। चलो आते हैं सब इवेंट्स पे, बॉय एंड गर्ल। बताओ भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्सन बीइंग अ बॉय कितना होगा? कितने परसेंट बॉयज हैं क्लास में? तो आपने एक बच्चा चूज किया है, वो बॉय होगा, उसका 60% चांस है, और गर्ल्स होगी उसका चांस क्या है? 40%। चलो बनाते हैं इसका प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनाओगे, प्रोबेबिलिटी मेन इवेंट ए डिवाइडेड बाय बॉय। तो बताओ, आपने एक स्टूडेंट चूज किया है, वो बॉय तो है और वो ग्रेड, उसका आईक्यू भी ज्यादा 150 है, कितना परसेंट है वैसा? 5%। स्टूडेंट चूज किया, वो गर्ल तो है और उसका आईक्यू ज्यादा है 150 है, कितना परसेंट है? अनुष्का बहुत खुश हो रही है 10% का नंबर देख के। चलो सारा बन गया, डायग्राम का काम खत्म है, बेस थ्योरम लगाना है। बताओ बॉय के बारे में पता करने बोला है कि गर्ल का? तो ऊपर वाला एरो के बारे में पूछा है। चलो यूजिंग बेस थ्योरम, ऊपर वाला एरो रिवर्स कर दो उसको, बी बाई ए। सॉरी, तो अपने को नीचे वाला एरो पूछा है, ऊपर वाला पूछा है ना, बॉय। निकालो वैल्यूज, कितना? 7। ठीक है, 3/7 आसान है। चलो बच्चों अगली क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन सेज कि अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 5 टाइम्स, मतलब वो 3 बार सच बोलता है 5 बार में, मतलब वो 2 बार क्या बोलता होगा? वो झूठ बोलता होगा। ठीक है, आगे बोल रहा है ही थ्रोज अ डाई, वो बंदा, वही बंदा एक डाई फेंकता है, एंड वो बोलता है, एंड ही रिपोर्ट्स, एंड वो कहता है दैट इट इज अ नंबर ग्रेटर देन 4, मतलब वो डाई फेंका वो बंदा, वही बंदा जो 3 बार सच बोलता है 5 बार में, और वो डाई फेंक के बोलता है कि जो नंबर आया है डाई पे वो नंबर 4 से बड़ा है। 4 से बड़ा है मतलब या तो वो 5 होगा या 6 होगा। ठीक है, ओके। आपसे पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली नंबर ग्रेटर देन 4। आपसे ये पूछ रहा है, ये बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्चुअल में, मतलब सच में, वो जो डाई फेंका और उसने बोला, ठीक है, कि वो बोल रहा है कि आया है नंबर ग्रेटर देन 4, तो आपसे पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सही में सच बोल रहा है, मतलब आया है नंबर ग्रेटर देन 4। तो गाइज इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ये आपके एग्जाम्पल में भी दिखेगा, आपको एग्जाम्पल में भी जाके आप देखना, स्पेशल कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखे आप कैसे बनाएंगे। नाउ यहाँ पे आप इवन एक इवेंट लेते हैं और यहाँ पे एक E2 इवेंट लेते हैं। इवन क्या होता है? इवन से इज नंबर ग्रेटर देन, नंबर ग्रेटर देन 4 आपका आया है डाई के केस में, जो आपने डाई फेंका नंबर ग्रेटर देन 4 है, एंड यहाँ पर नंबर नॉट ग्रेटर देन 4 है। ठीक है, नॉट ग्रेटर देन 4 है, ये आ गया। तो एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालूं कि आपने एक बार डाई फेंका है, तो टोटल कितने आउटकम हो सकते हैं बच्चों? तो टोटल उसका आउटकम हो सकता है 6। नंबर ग्रेटर देन 4 मतलब या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा, मतलब टोटल 2 आउटकम ऐसे पॉसिबल हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4 इज 2/6। सिमिलरली अगर आप E2 का प्रोबेबिलिटी निकाले, नंबर नॉट ग्रेटर देन 4, ठीक है, ये नो नहीं लिखा हुआ है, नंबर है बच्चों, नंबर नॉट ग्रेटर देन 4 मतलब या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो ऐसे 4 फेवरेबल आउटकम है, तो उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद हम एक अपना मेन इवेंट डिसाइड करेंगे, दैट इज ए, लेंगे कि दैट पर्सन मतलब मैन हैज रिपोर्टेड नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, ये केस लेंगे हमारा मेन इवेंट। तो अब इस मेन इवेंट पे आते गाइस, अब हम लोग अगर इसका पीए निकालना चाहें, यहाँ पे पीए निकालना चाहें, ये इन्फ्लुएंस होगा हमारे 2 इवेंट से। 2 इवेंट कौन सा है?
एक है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन और दूसरा है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब अगर आप इस पे ध्यान से देखें, आप इसको इससे कनेक्ट करोगे, इससे इसको कनेक्ट करोगे। नाउ हमने पहले ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यहाँ पे निकाल रखा है, इट इज 2/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकाल रखा है, मतलब नंबर नॉट ग्रेटर देन 4/6। अब हम लोग यहाँ पे इसका बनाते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बच्चों कैसा बनेगा, मेन इवेंट है A डिवाइडेड बाई ये वाला एरो में कौन सा फॉल कर रहा है इवेंट, E1। अब देखो A/E1 का मतलब क्या होता है बच्चों, कि बोला कि मैन आदमी ने बोला कि नंबर ग्रेटर देन 4 आया है, ठीक है, उसने बोला नंबर ग्रेटर देन 4 आया है और एक्चुअल में नंबर ग्रेटर देन 4 आया है, ठीक है। इवन क्या चीज का केस है, इवन है नंबर ग्रेटर देन 4, मतलब ये बंदा बोल रहा है कि हाँ 2 से बड़ा नंबर आया है और वाकई में 2 से बड़ा नंबर आया है, मतलब ये बंदा क्या बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। तो ये बंदा कितनी बार सच बोलता है, 3 आउट ऑफ 5 टाइम्स। तो इसका वैल्यू, इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि उसने सच बोला है, ठीक है। दूसरे केस लेते हैं, दूसरा केस आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन इवेंट, मेन इवेंट है A डिवाइडेड बाई E2, डिवाइडेड बाई E2। अब ये केस क्या बोलेगा, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अगर आप PA/E2 को डिफाइन करोगे तो इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी कि नंबर ग्रेटर देन 4 आया है, वो मैन आदमी बोल रहा है, द मैन हैज रिपोर्टेड नंबर ग्रेटर देन 4, लेकिन E2 का केस है, लेकिन 4 नहीं आया है, नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आया है। अगर मैं इसको डिफाइन करूं, ये तो आप समझ जाओगे, चलो मैं दोनों को एक बार डिफाइन कर देता हूं। तो A/E1 का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी मैन रिपोर्टेड नंबर greater than 4 given actually इवन हो चुका है, और इवन क्या है, नंबर ग्रेटर देन 4 आया है, ठीक है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें, ये केस में डिफाइन करना जरूरी है ताकि आप इसका इन्फरेंस निकाल पाओ। PA/E1 बोलता है कि PA मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या था कि नंबर, आदमी ने बोला कि नंबर आया बच्चों वो 4 से बड़ा आया है, और एक्चुअली में आया था इवन, मतलब नंबर ग्रेटर देन 4, मतलब ये बंदा सच बोल रहा है। तो ये प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो, जो प्रोबेबिलिटी दैट ही इज टेलिंग ट्रूथ, वो सच बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग ट्रूथ। इसमें आएंगे अगर यहाँ पर आदमी बोल रहा है कि भाई वो फेंका, बोल रहा है कि फेंकने के बाद कि नंबर 4 से बड़ा है, लेकिन एक्चुअल में E2 वाला केस है, और E2 क्या है हमारे पास, E2 है कि नंबर 4 से बड़ा नहीं है। वो बोल रहा है लेकिन एक्चुअल में नहीं है, मतलब यहाँ पर वो बंदा क्या सच बोल रहा है, नहीं, वो बंदा झूठ बोल रहा है। इसको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लेंगे हम लोग 2/5। बस अगर हमने इतना काम कर लिया, इतना काम हमने कर लिया, उसके बाद बाय बेस थ्योरम आप लिखोगे, बाय बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ, वो क्या पूछा है क्वेश्चन में कि एक्चुअली में 4 से बड़ा नंबर आया था, तो एक्चुअली में 4 से बड़ा नंबर आया था, मतलब ये वाला केस है बच्चों, ठीक है, ये वाला केस के बारे में पूछ रहा है। तो उस केस में हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक इसका उल्टा, तो लिखेंगे E1/A इज इक्वल्स टू, टोटल प्रोबेबिलिटी लिख डालो सबसे पहले, PE1 A/E1 PE2 A/E2, ठीक है। ऊपर में कौन सा केस है हमारा, ये एक्चुअल वाला केस है, मतलब उसका सच बोलने वाला केस है, तो इसको हम लोग लिख देंगे ऊपर में PE1 A/E1। चलो अब इसको सॉल्व कर डालो, दिस इज 2/6 इंटू 3/5 डिवाइडेड बाई, अगेन आएगा 2/6 इंटू 3/5 प्लस, यहाँ पर है 4/6 इंटू 2/5, 4/6 इंटू 2/5। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे ऊपर में भी 6 इंटू 5 है, यहाँ भी 6 इंटू 5 है, यहाँ भी 6 इंटू 5 है, तो हम इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। ऊपर बचा 3×2=6 डिवाइडेड बाई 3×2=6 प्लस 4 दूनी 8, 8 और 6 यहाँ पे आया 14, तो इसका वैल्यू आ गया 3/7, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग, अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का आपको इसमें इवेंट क्रिएट करना होगा। अब थोड़ा सा इसमें आपको डिफरेंट टाइप का इवेंट क्रिएट करना होगा। इवेंट क्रिएट करते वक्त ध्यान रखें एक चीज का, क्या कि ऐसा क्वेश्चन आपके एक एग्जाम्पल में भी मिलेगा, उसको भी आप अच्छे से सॉल्व करोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे दोनों चीज पढ़ना आपको, 2 पार्ट इस क्वेश्चन का, और दोनों में एक एक चीज पूछा है। पहला टोटल प्रोबेबिलिटी है और दूसरा क्या है, बेस थ्योरम।
बहुत आसान सा क्वेश्चन है, दो अर्न है हमारे पास, अर्न वन, उसमें कितना है, दो व्हाइट एंड थ्री ब्लैक बॉल है। दूसरा अर्न है टू, उसमें है फोर व्हाइट एंड, अच्छा तीसरा भी है, अर्न थ्री कंटेन्स, तो तीन हमारे पास कलश है, यहाँ पे तीन अर्न है। An urn is selected at random and the ball is drawn at random. What is the probability of drawing a white ball? किसका क्वेश्चन है ये? This is total probability. फिर पूछ रहा है if the ball drawn is of white color, what is the probability urn one was selected? किसका क्वेश्चन है ये? बेस थ्योरम। अपने से बनाना चाहोगे इसको? पक्का? पहले इसका आंसर निकालोगे, उसी की मदद से इसका आंसर भी निकल जाएगा। डायग्राम तो दोनों के केस में क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। ठीक है, ट्राई करोगे खुद से? छोड़े? बना लोगे? सबसे पूछ रहे इसलिए, नहीं तो फिर बनाएंगे। ठीक है, चलो फिर ये क्वेश्चन पढ़ो। बैग वन कंटेन्स 5 रेड एंड 4 व्हाइट बॉल, बैग टू कंटेन्स 3 रेड एंड 3 व्हाइट बॉल, 2 balls आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग वन टू बैग टू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे देखो। पहली बार हम लोग 2 बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, मयूरी ध्यान दे इसका। 2 balls are transferred from bag 1 to bag 2 and then 1 ball is drawn from the bag 2। क्वेश्चन समझा? बैग 1 से आपने 2 बॉल निकाला है और 2 बॉल को निकाल के कहां डाल दिया आप लोगों ने? बैग 2 में। चलो उसके आगे पूछ रहा है आफ्टर दैट इफ द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2 इज ऑफ रेड कलर। तो पहले आप 2 बॉल निकालते हैं बैग 1 से और कहां डालते हैं? बैग 2 में। अब इस बैग 2 से आप एक बॉल निकालते हैं और वो कौन से कलर का मिला आपको? रेड कलर का मिलता है। ठीक, आगे देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 रेड एंड 1 व्हाइट बॉल वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। ये क्वेश्चन एक्चुअल में टोटल प्रोबेबिलिटी या बेस का है कि नहीं ये बताओ पहले। बेस का है। ठीक है, मेन इवेंट क्या होगा? हाँ ठीक है, ये क्या है भाई? वो मेन इवेंट नहीं है। मेन इवेंट बताओ क्या है? कितने कितने इंसिडेंट्स हुए यहां पे? सबसे पहले क्या किया? दो बैग है आपके सामने, 2 बॉल निकाल के रखा दूसरे वाले में और दूसरे वाले से जो बॉल निकाला वो कौन सा कलर का निकला? रेड। तो मेन इवेंट क्या हुआ कि ये जो बॉल निकला ये कौन से कलर का है? रेड कलर का। पॉइंट समझे? और ये जो 2 बॉल निकल के आया ना, ये हमारा केसेस बनाएगा कि यहां से 2 आपने रेड निकाला कि 2 आपने ब्लैक निकाला या फिर एक रेड और एक ब्लैक निकाला। वो आपको 3 सब इवेंट बना के देगा। मेन इवेंट क्या होगा? 2 बॉल निकाल के रखा बैग 2 में और बैग 2 से फिर निकाला एक बॉल और वो बॉल कौन से कलर का निकला? रेड कलर का। ये हमारा मेन इवेंट है। ठीक है, अब देखो यहां पे आर को लेते हैं सेकेंड बॉल। अच्छा सेकेंड बॉल नहीं लिखते, गलत हो जाएगा। बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, बॉल drawn from bag 2 is of red color। तो सबसे पहले पी आर के इंफॉर्मेशन यहां पे लिख दो। वी आर टॉकिंग अबाउट पी आर। क्या आपने को क्वेश्चन में इसका प्रोबेबिलिटी पूछा है कि जो आपने बॉल निकाला है सेकंड वाले बैग से वो रेड कलर का आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? नहीं। अगर ये क्वेश्चन होता तो क्वेश्चन किसका था फिर? टोटल प्रोबेबिलिटी का। तो ये अपने से ये नहीं पूछा है, इसका वजह पूछ रहा है। चलो अब हम लोग आते हैं इसके पहले वाले इंसिडेंट्स में। हमारे पास ना यहाँ पे 3 इंसिडेंट्स बनेगा। एक होगा E1, दूसरा होगा E2 और तीसरा होगा हमारे पास E3। कैसे? अब एक बात बताओ, आपने कितना बॉल निकाला था यहां से? 2। अब ये जो बैग 1 है बेटा, बैग 1 में बताओ हमारे पास टोटल कितने रेड बॉल है? 5 रेड बॉल है। व्हाइट बॉल कितना है? ठीक है, तो हमारे पास ये केस है बैग 1 का। इसमें से 2 बॉल निकाल रहे हो, क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि दोनों का दोनों आपने रेड बॉल निकाला होगा? इसमें से 2 बॉल निकल के जा रहा है ना बैग 2 में, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? दोनों के दोनों बॉल कौन से कलर के होंगे? रेड। दोनों के दोनों बॉल कौन से कलर के होंगे? व्हाइट। या एक रेड होगा और दूसरा व्हाइट होगा। यही 3 केस पॉसिबल है। तो सबसे पहले केस में ले लेते हैं कि आपने 2 बॉल जो निकाला है बोथ आर रेड। ठीक है, इवेंट 2 लेते हैं कि आपने 2 बॉल निकाला है बोथ आर व्हाइट। तो इवेंट 2 है हमारा बोथ आर व्हाइट बॉल्स।
और थर्ड केस क्या पॉसिबिलिटी है? एक ब्लैक या एक रेड। अच्छा इसको उल्टा भी बोलोगे, एक रेड और एक ब्लैक, बात तो बराबर होना चाहिए, तो 3 इवेंट बनेगा। तो यहां पे बोला 1 रेड बॉल एंड 1 ब्लैक बॉल, व्हाइट है, 1 व्हाइट बॉल। हमारे पास ये 3 केस बचा। अब इसका प्रोबेबिलिटी सॉल्व करेंगे यूजिंग कॉम्बिनेशन, क्योंकि एक से ज्यादा बॉल है, 2 बॉल का केस है ना। आपसे पूछता हूं, बताते जाना कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना है। टोटल कितने बॉल है यहां पे? 9 बॉल में से आपको 2 बॉल चूज करना है। टोटल उसका क्या तरीका हो सकता है? 9C2। अब बोल रहा है कि दोनों का दोनों कौन सा कलर का बॉल निकालना है आपको? रेड। तो टोटल रेड बॉल कितना है? 5 है। तो 5 में 5 रेड से 2 रेड चूज करने का कितना तरीका होगा? 5C2। ठीक है, इस पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। बताओ, बोथ आर व्हाइट, टोटल कितना व्हाइट बॉल है हमारे पास? 4 में से 2 सेलेक्ट किया, उसका ये वेज है, डिवाइडेड बाय टोटल कितने बॉल थे? 9C2। इसका तरीका निकाला। बेस थ्योरम में कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व हुआ है पहली बार, पहला क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, एक रेड और एक ब्लैक, क्या लिखोगे इसका फेवरेबल आउटकम? टोटल कितने रेड बॉल है? 5 में से एक चूज करना, 5C1। टोटल कितना व्हाइट बॉल है? 4, तो 4C1 डिवाइडेड बाई टोटल बॉल कितने हैं? 9 है। नीचे में लिखोगे 9C2, दिस इज 5C1 मल्टीप्लाइड बाई 4C1। बोलो समझ में आया? ये हमने 3 इवेंट अलग अलग लिखा है। ठीक है, चलो कंडीशंस लिख लिया है, अब डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के बाद चलो यहां पे आ गया, दिस इज PR। ये आज का शायद लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। टाइम कितना हो रहा है? हो गया है, जल्दी जल्दी बता। चलो इसका वैल्यूज बताना है। वैल्यूज बताओ। P1 का वैल्यू सॉल्व करेंगे इसका, तो ये क्या निकल आएगा? 5 चौके 20 और डिवाइड बाई दिस इज 10, 9 8 9 जा 72 डिवाइड बाई 2 36। ठीक है, 8 9 जा 72 बाई, ठीक है। आगे आओ, इसका वैल्यू निकालो। 4C2, 4 3 12 डिवाइड बाई 2 6, 9C2 अगेन 36। आगे आओ, 5 इंटू 4, 5 चौके 20 डिवाइडेड बाई 36। ठीक है, सबका वैल्यूज निकाल दिया सॉल्व कर करके। अब यहां पे काम खत्म नहीं हुआ, आते हैं मेन। यहां पे है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मेन इवेंट R डिवाइडेड बाई E1, मेन इवेंट R डिवाइडेड बाई E2, मेन इवेंट R डिवाइडेड बाई E3। इसका वैल्यूज बताना बच्चों, ये दिमाग लगा के बताना, सोच समझ के। क्वेश्चन देखो मेरे पास नहीं दिख रहा है, आपके पास है किताब में। चलो, तो टोटल हमारे पास पहले से कितने बॉल थे बैग 2 में? बैग 2 में कितने बॉल थे टोटल पहले से? बैग 2 में 3 और 3 6 था, 3 रेड और 3 व्हाइट। अब तुमने 2 बॉल अगर ट्रांसफर कर दिया है, कहां से ट्रांसफर किया है? बैग 1 से। अगर 2 बॉल ट्रांसफर कर दिया है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ, आपने बॉल निकाला और वो रेड कलर का निकला, ठीक है, और पहला वाला केस था कि आपने कौन सा बॉल ट्रांसफर किया था? 2 रेड बॉल। पहले 6 बॉल था, अब टोटल कितने बॉल हो गए सब में? 8 हो गया होगा। पहले 2 बॉल थे, अब सब में 8 हो गया होगा। इवन क्या चीज का केस था बच्चों? दोनों का दोनों रेड बॉल। तो अब रेड बॉल कितना होगा यहां पे? पहले 3 था, 2 और डाल दिया, तो ये हो गया 5/8। ठीक है, E2 में आते हैं। E2 क्या था कि दोनों के दोनों कौन से बॉल होंगे? व्हाइट। तो रेड बॉल कितना होगा? अभी भी 3 था, अभी व्हाइट डाला है 2, 3 ही रहेगा, तो यहां पे आ गया 3। थर्ड केस में आते हैं। थर्ड केस क्या चीज का है? 1 रेड एंड 1 व्हाइट। पहले से 3 था, अब एक और डाल दिया, तो कितना हो गया रेड बॉल? 4/8। मिल गया सारा वैल्यूज। कंडीशन किसका पूछा है? कौन सा केस पूछा था? रेड बॉल तो होगा, पता करो कि जो 2 बॉल निकला था वो कौन सा केस था, ये वाला कि ये वाला?
थर्ड वाला, इसके बारे में पता करने बोला है। तो बाय बेस थ्योरम लिखेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी, इसका ठीक रिवर्स करो, E3/R इज इक्वल्स टू P1 ये लोग जो जोश में भागा है अभी, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद इससे भी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। पहले ही बार में बता देंगे तुम लोग ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, तो पढ़ने के लिए मन ही नहीं करेगा। कौन सा लेग पूछा हम लोग को, कौन सा एरो के बारे में, थर्ड वाले का। तो थर्ड वाले का डिटेल डालो यहाँ पे, PE3 PR/E3। चलो सॉल्व करो। दिस इज 20/36 इंटू 4/8, 10/36, 6/36, 3/8, 20/36, 4/8। देखो इसमें कभी भी कैंसिल आउट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि कैंसिल आउट एंड में हो ही जाता है। देखो सारे के सारे केस में 36 इंटू 8 डिनोमिनेटर में है, यहां भी है, यहां भी है, और यहां भी, और ऊपर में भी है, सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको सब को कैंसिल आउट कर दो, इसका डिनोमिनेटर पार्ट को, सब उड़ गया। चलो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पे आ गया 80 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5 50 प्लस 6 18 प्लस 80, कितना हो गया ये, 8 5 130 और 148। 4 से कैंसिल होगा, हाँ होगा। 8 से भी होगा क्या, 8 और 6 14, ये तो आ गया 4 से 20, 4 3 12 और 2 37, 20/37, यही आंसर 20/37। चलो गाइस आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्ड बल्ब यूनिट ए, यूनिट बी और यूनिट सी। अच्छा तो एक फैक्ट्री है जहां पे बल्ब मैन्युफैक्चर हो रहा है, वहां पे 3 यूनिट है, 3 प्लांट होगा। अब बोल रहा है यूनिट ए बी एंड सी मैन्युफैक्चर 25%, 35% एंड 40% ऑफ द बल्ब। तो अगर मैं डायरेक्ट इवेंट बना दूं, एक इवेंट है ए, दूसरा इवेंट है बी और तीसरा है सी। अब यहाँ पर इवेंट ए क्या होगा कि बल्ब इज मैन्युफैक्चर्ड आप पूरा लिखोगे बाय यूनिट ए। यहाँ पे मैं बना दूं बल्ब इज मैन्युफैक्चर्ड बाय यूनिट बी, और थर्ड वाला बल्ब इज मैन्युफैक्चर्ड बाय यूनिट सी। आप इसको पूरा पूरी लिख लोगे, बल्ब इज मैन्युफैक्चर्ड बाय यूनिट सी। तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बताओ टोटल आउटपुट का कितना परसेंट ए बना रहा है, तो आप बोलोगे सर 25%। कितना परसेंट टोटल आउटपुट का बी बना रहा है, तो बी बना रहा है 35%, तो ये आपको दे दिया है। कितना परसेंट आउटपुट का सी बना रहा है, तो सी इज मेकिंग 40% ऑफ टोटल आउटपुट। तो आपने ये प्रोबेबिलिटीज निकाल लिया। अब आगे बोल रहा है ऑफ देयर आउटपुट 5%, 4 एंड 2% आर रेस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बल्ब। तो इन जो डिफेक्टिव बल्ब जितना माल बनाते हैं तो उसमें से 5%, 4% और 2% उनका डिफेक्टिव बल्ब बनाता है। आगे बोल रहा है अ बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। अगर यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछता गाइज कि आपने एक बल्ब निकाला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव। तो ये क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन होता है टोटल प्रोबेबिलिटी का। ऐसा क्वेश्चन हमने टोटल प्रोबेबिलिटी में कर रखा है। अच्छा लेकिन ये नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है आपने एक बल्ब निकाला और वो बल्ब निकला डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय यूनिट बी। आपसे ये पूछा है, उसका वजह पूछ रहा है कि आपने जो बल्ब निकाला डिफेक्टिव निकला, उसका वजह क्या है, किसके वजह से हुआ है, ए के, बी के, सी से। तो अगेन ये आपसे बेस थ्योरम पूछ रहा है। चलो मैं यहाँ पे एक इवेंट डिफाइन कर लेता हूँ, डी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव। हम लोग ये इवेंट डिफाइन कर लेते हैं, और इस इवेंट को डिफाइन करने के बाद हमारा काम हो गया बहुत ही आसान। चलो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन इवेंट। क्या आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है, नहीं ये नहीं पूछा है, टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है। कितने मशीन्स हमारे पास, तो हमारे पास है मशीन ए है, मशीन बी है और यहाँ पे मशीन सी है। तीनों को बच्चों ऐड कर लो यहाँ पे,
ये गया इधर और ये गया इधर। चलिए, इन तीनों का प्रोबेबिलिटीज अपने को पता है, आप इसको यहाँ पे लिख डालोगे 25/100, दैट इज 35/100 एंड लास्ट वन इज 40/100। तो इनका लिख लिया। अब आओ इसका निकालते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ध्यान से निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन इवेंट है डी, डिवाइडेड बाय किससे बना है ये, मशीन ए से। दूसरा निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन इवेंट डी, ये बना मशीन बी से। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन इवेंट डी, ये बना मशीन सी से। तो बताइए बच्चों, ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है आपने एक बल्ब निकाला, वो डिफेक्टिव निकला, गिवन दैट वो कहां से आया होगा, मशीन ए से। तो मशीन ए कितना डिफेक्टिव बल्ब बना रहा है हमारे पास, 5%, तो इसका वैल्यू आ गया 5/100। मशीन बी कितना डिफेक्टिव बल्ब बनाता है, 4/100, और लास्ट वाला बनाता है 2/100। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, वो डिफेक्टिव निकला, आपको बताना है कि उसको कौन मैन्युफैक्चर किया होगा, मशीन बी ने, यूनिट बी ने किया होगा। यूनिट बी मतलब इसके बारे में पूछ रहा है। यूजिंग बेस थ्योरम आप इसको सॉल्व करेंगे। तो बेस थ्योरम के हिसाब से लिखेंगे बाय बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ, मशीन बी का पूछा ना ये, इसके बारे में पूछा है, इसका ठीक उल्टा लिखोगे बी बाई डी कैसे निकालना है, टोटल प्रोबेबिलिटी सबसे पहले निकाल लो, पी ए डी बाई ए, पी बी डी बाई बी प्लस पी सी इंटू डी बाई सी। ठीक है, और उसके बाद थर्ड मशीन बी के बारे में पूछा है, तो सेकंड वाला केस को आप यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाई डी बाई बी। चलो, ये वैल्यूज आपने लिख डाला, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो दिस इज 35/100 इंटू 4/100 इंटू 4/100 डिवाइडेड बाई, आ जाओ बच्चों 25 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 25 इंटू 5, 25, अच्छा अभी एक साथ नहीं करते हैं, 25 इंटू 5, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, बी के केस में तो सेव रहेगा, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100। थर्ड केस में आते हैं, 40/100, 2/100। चलो अब देखो यहाँ पे सब में, सारे केस में नीचे में 100 है, तो 100 कॉमन निकलेगा, तो इसको आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो। फाइनल आंसर 35 इंटू 4 तो 70 और 2 140 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 5 125 प्लस 140 प्लस 80, तो ये वैल्यू निकल के आ रहा है 110। तो ये आ जाएगा 220 और 345। ठीक है, कैंसिल आउट करते हैं 5 से, तो 5 से कैंसिल आउट होगा ये 5, 5 2 ज़ा 10, 8 5 ज़ा 40, 6 5 30, 9 5 ज़ा, तो दिस आंसर इज 28/69। ठीक है, तो बस बच्चों ये वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में मिलूंगा आपसे, जहां पर हम क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 लगाएंगे, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर फाइनली ओवर हो जाएगा। तो चलो गाइस, मिलता हूं अगले वीडियो से। वीडियो अच्छा लगा हो जरूर से लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए मैं मिलता हूं, बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.